हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आज दोस्तों हमको अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना है, जिसका नाम है मिलावे के अभिलक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, आज हम जो मिलावा हम पढ़ रहे थे, यानी एग्रीगेट जो पढ़ रहे थे, उसके अभिलक्षण के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एग्रीगेट की होनी चाहिए जो हम कंक्रीट में यूज कर रहे हैं या फिर अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आज दोस्तों लेक्चर नंबर 18 है। ओके, और अभी तक हमने टोटल 17 लेक्चर जो है कवर कर लिए हैं आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, जिसमें हमने पहला चैप्टर टोटली पढ़ लिया था और दूसरा भी लगभग फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो ये लेक्चर आप ज़रूर देखें जो यूट्यूब पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ इनको देखते रहिएगा, वरना फिर आप एक साथ इनको देखेंगे एग्जाम टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाएगा आपके पास, फिर आप टेंशन में हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी से इसको थोड़ा जो है धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा और ये धीरे धीरे आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक मिलावे के अभिलक्षण। दोस्तों, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक है और आप जो थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसमें दोस्तों कुछ आप देख पा रहे होंगे इतने कैरेक्टरिस्टिक्स एग्रीगेट के दिए हुए हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पे 12 से 13 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग के आपके लगभग 5 से 6 दिए हैं, ये तो छोटी छोटी डेफिनेशंस है। क्या है? छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, जो आपकी ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है ये आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मिलावा क्या होता है, उसके अभिलक्षण लिखिए, तब आपको लिखने होंगे। ठीक है, आपका 1 से 2 नंबर में कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा यहाँ से। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है? जो नीचे की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि बकलिंग ऑफ सैंड, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, ये सारे आपके एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं जो नीचे आपके यहाँ से 9 नंबर से 13 नंबर तक स्टार्ट है। ठीक है, और साथ ही साथ एक यहाँ पे ये हो जाता है बॉर्डर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ से या तो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा आपका कि आपका जो एग्रीगेट होता है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट समझाइए, उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट समझाइए, उसका साउंडनेस टेस्ट समझाइए। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ये जो नीचे दिए हैं इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपके टेस्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ से कभी पुटअप नहीं होगा, समझ रहे हो? या तो आपका लॉन्ग आएगा, और लॉन्ग बता दिया मैंने कैसे आएगा, या तो ऐसे आएगा कि आप मिलावे के अभिलक्षण लिखिएगा। ठीक है, जो भी मिलावा है उसके क्या क्या अभिलक्षण हो सकते हैं वो लिखिए। तो आपको इसमें से जो है 7 से 8 लिख देने हैं, लॉन्ग में आएगा। या फिर ऐसा आएगा कि आपका जो ये टेस्ट दिए हैं, कौन सा टेस्ट आपसे पूछ ले वो आप डिफाइन कर देना। ठीक है, तो इसमें से हम ये सारे के सारे कवर करेंगे। और ये डेफिनेशंस हैं तो इनको आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। और जो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे के सारे टेस्ट हैं, तो इनको हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े टेस्ट होते हैं तो इनको अच्छे से डिफाइन करना होगा, जैसे हमने सीमेंट के एक एक टेस्ट पढ़े हुए थे। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से। ठीक है, और आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा और जो चीज़ मैं बोलता हूँ वही आपको नोट करना है, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ एग्रीगेट के, तो यहाँ से नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या ऐसे अभिलक्षण होने चाहिए जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो कंक्रीट है या फिर अदर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें अगर आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो, ठीक है, यानी मिलावा यूज कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप टेस्ट करोगे कि जो एग्रीगेट है उसका कंपोजिशन कैसा है। ठीक है, कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन कैसा है। सबसे पहले आप टेस्ट करोगे उसका कंपोजिशन। ठीक है, इसका मतलब होता है संगठन, यानी कि वो बना किन चीज़ों से है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे हमने सीमेंट का कंपोजिशन पढ़ा था ना कि उसमें कितने मटेरियल है, किन किन से वो मिलके बना है, उसी तरीके से एग्रीगेट का भी कंपोजिशन आपको देखना है। तो मेनली अगर हम एग्रीगेट की बात करें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बात करूं सैंड या फिर आपका गिट्टी हो गया। ठीक है, मैंने सपोज ये एग्जाम्पल के रूप में 2 आपके एग्रीगेट यहाँ पे ले लिए हैं। ठीक है, आपका बालू हो गया, आपका गिट्टी हो गया। तो आप देखिएगा कि जो गिट्टी होती है वो आप कहाँ से ले आते हैं। गिट्टी आपकी बनती है स्टोन से, यानी कि पत्थर से।
और कहीं ना कहीं आपकी बालू भी पत्थर से ही बनती है दोस्तों। जो बलुआ पत्थर होता है ना, उससे आपका ये जो है बालू बनती है, ठीक है। और ये स्टोन कहाँ से आता है? ये स्टोन आप चट्टान से लाते हैं। जो चट्टान होती है उन्हीं को तोड़ करके तो आप पत्थर लाते हो। तो आप समझिएगा कि जो ये रॉक होती है दोस्तों, ये मिल करके बनी होती है आपकी, कह सकते हैं, खनिज पदार्थों से। समझ रहे हो? ये आपकी खनिज पदार्थों से मिलकर के बनी हुई होती है आपकी रॉक, यानी कि आपकी चट्टान, ठीक है। ये जो चट्टान है वो मिलकर के बनती है खनिज पदार्थ से। तो यानी कि चट्टान में खनिज पदार्थ हैं, और जब चट्टान से तोड़ के आप स्टोन लाए हो तो कहीं ना कहीं खनिज पदार्थ स्टोन में भी होंगे, और स्टोन से ही आपकी बालू बनी है, उसी से आपकी गिट्टी बनी हुई है, तो ये खनिज पदार्थ कहीं ना कहीं इसमें भी होने चाहिए। तो यही टेस्ट किया जाता है कंपोजिशन में, कि जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो, जो आप मिलावा यूज कर रहे हो, उसमें खनिज पदार्थ अवेलेबल हैं या फिर नहीं है, यानी कि उसमें ये मिनरल्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। तो आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए उसमें दोस्तों आपके जो मिनरल्स हैं वो अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए, अच्छी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका मान लीजिए जो एग्रीगेट है वो कहीं ना कहीं ऐसी रॉक से बना है जिसमें अच्छी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो आपका एग्रीगेट बहुत बढ़िया है, दी बेस्ट एग्रीगेट है आपके लिए, ठीक है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उसके लिए बहुत बढ़िया एग्रीगेट रहेगा आपका, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, आपका ग्रेनाइट पत्थर होता है, ठीक है, बेसाल्ट होता है, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे पत्थर माने जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं। अगर आप इन्हीं पत्थरों से गिट्टी बना लेते हो, यानी ये एग्रीगेट बना लेते हो, तो फिर आपका ये एग्रीगेट बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कंपोजिशन में हम यही देखेंगे कि जो हमारा एग्रीगेट है उसमें खनिज पदार्थ कितनी मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है या फिर नहीं है, या फिर कोई अदर केमिकल इम्प्योरिटीज मिली हुई है, कोई अदर जो केमिकल पदार्थ होते हैं वो मिले हुए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये हम टेस्ट करते हैं इसमें आपका, ठीक है। तो आपका अगर कंपोजिशन यानी संगठन के बारे में पूछ ले या आपको लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे? आप लोग इसमें लिख सकते हो कि जो हमारा एग्रीगेट होना चाहिए, जो मिलावा होने चाहिए, उसमें खनिज पदार्थ जो है अच्छी मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? ये आपको इसमें लिखना है, बस छोटा छोटा ही लिखना है, ज़्यादा इसमें बड़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपका आएगा ना कि आप एग्रीगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, तो आपको हर एक हेडिंग के अंदर 2 से 3 लाइन ही लिखनी है, और इसी में आपके 2 से 3 पेज भर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल ये 13 से 14 आपके पॉइंट्स हैं, हेडिंग है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, ठीक है। तो कंपोजिशन में यही ध्यान रखना है कि आपका कोई भी केमिकल जो है, रासायनिक जो है पदार्थ ना हो आपके एग्रीगेट में, जितना हो सके अच्छे से अच्छे खनिज उस एग्रीगेट में मिले हुए हों, ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन में आप लोग लिख लेंगे। और जो आपका एग्रीगेट है, अगर वो कहीं ना कहीं ग्रेनाइट या फिर बेसाल्ट, ठीक है, ऐसी चट्टानों से मिलकर के बना है, ऐसे पत्थरों से मिलकर के बना है, तो वो एग्रीगेट आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो ये पत्थर होते हैं सबसे बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि अग्नि चट्टान से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन आपका फिनिश। अब आप दूसरी हेडिंग लगाइए। दूसरा जो अभिलक्षण है आपके मिलावे का, वो है दोस्तों आपका कणों का आकार, यानी कि पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, ठीक है। पार्टिकल साइज तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप शेप लिखिए यहाँ पे, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही क्लासिफिकेशन में, तो आपको शेप देख के चलना है, ठीक है। साइज तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट बना रहे हो या फिर आरसीसी बना रहे हो, तो वो साइज़ यहाँ पे वेरी नहीं करेगा। आपको शेप देखना है कि किस शेप का एग्रीगेट आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, कणों का आकार, यानी कि जो आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो वो किस आकार का होना चाहिए। गोल होना चाहिए या फिर नुकीला होना चाहिए, या गोल और नुकीला दोना होना चाहिए, या फिर चपटा होना चाहिए, पत्रिल होना चाहिए, फ्लैकी, एलोंगेट, कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको कल बताया हुआ था कि जो आपका एग्रीगेट है वो 3 से 4 तरीके का हो सकता है अकॉर्डिंग टू शेप। पहला मैंने बताया था आपको, पहला कौन सा बताया था? पहला बताया था आपको गोलाकार, यानी कि राउंडेड। पहला मैंने राउंडेड बताया था। दूसरा बताया था कि ये पार्शियली राउंडेड होता है, मतलब कुछ राउंडेड हो सकता है। फिर मैंने तीसरा बताया था एंगुलर, यानी कि नुकीला या फिर कोणीय। इसके बाद मैंने अगला बताया था फ्लैकी, या फिर आपका एलोंगेटेड, ठीक है। आप हिंदी लिख लीजिएगा। राउंडेड का मतलब गोलाकार, पार्शियली राउंडेड मतलब आंशिक गोल, एंगुलर मतलब कोणीय या फिर नुकीला, फ्लैकी का मतलब चपटा, और एलोंगेट का मतलब पत्रिल होता है, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट मिलावा मैंने आपको बताया था वो था आपका एंगुलर, यानी कि कोणीय या फिर नुकीला। आपका राउंडेड अच्छा नहीं होता,
पार्शियली राउंडेड भी अच्छा नहीं होता, फ्लैकी और एलोंगेट भी अच्छा नहीं होता। सबसे बेस्ट जो मिलावा होता है वो एंगुलर होता है, कोणीय होता है, जो नुकीला होता है वो आपका सबसे बढ़िया मिलावा होता है। क्यों होता है तो मैंने रीज़न भी बताया था कि जब आप इस मिलावे से मान लीजिए कंक्रीट तैयार कर रहे हो या कोई अदर चीज़ तैयार कर रहे हो, तो इनके पार्टिकल्स के बीच, किनके पार्टिकल्स के बीच, एंगुलर एग्रीगेट वाले पार्टिकल्स के बीच बाइंडिंग अच्छी होती है, इनके बीच इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, जिसके कारण मिलावा आपका आपस में चिपका रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, कंक्रीट आपस में चिपकी रहेगी, बंधी रहेगी, जिससे उसकी अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। जबकि राउंडेड में ऐसा नहीं होता है। एक मिनट दोस्तों, जबकि दोस्तों जो राउंडेड होता है उसमें ऐसा नहीं होता। अगर गोल मिलावे को आप आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उतने अच्छे तरीके से नहीं आपकी जोड़ पाएंगे जितने बढ़िया तरीके से आपका एंगुलर जो है वो ऐड होगा। ठीक है, ये नुकीला जो होता है वो वाला। तो सबसे बेस्ट जो आपका एग्रीगेट होता है वो आपका एंगुलर होता है। अगर हमको कहीं ना कहीं हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट तैयार करनी है तो उसमें हम एंगुलर एग्रीगेट को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, फ्लैकी को नहीं लेते क्योंकि ये स्ट्रेंथ कम कर देता है हमारी। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, समझ रहे हो। अब इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो हमारा मिलावा होता है वो साइज के अकॉर्डिंग 4 तरीके का होता है, आप ये लिख दोगे। फिर लिखना कि जो सबसे बढ़िया मिलावा होता है वो कहीं ना कहीं आपका एंगुलर एग्रीगेट होता है, कोणीय मिलावा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसके कणों के बीच इंटरलॉकिंग अच्छी होती है इन सब की तुलना में, इसीलिए हमें कंक्रीट में ये कणों वाला यानी कि एंगुलर, ठीक है, कोणीय कणों वाला जो एग्रीगेट है वही यूज करना चाहिए। ओके, तो ये दूसरा भी फिनिश। चलिए अब तीसरी की बात कर लेते हैं। तो तीसरा है आपका सतही गठन, यानी कि जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए उसकी सतह की बनावट किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, सरफेस टेक्सचर कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी ऊपरी सतह देखने में कैसी होनी चाहिए, किस तरीके की बनी होनी चाहिए, ये हम सतही गठन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, सतही टेक्सचर के अंदर देखेंगे, समझ रहे हो। तो दोस्तों आपने देखा कि आपका मिलावर राउंडेड भी होता है, पार्शियली राउंडेड भी होता है, तो ये तो हमने उसके शेप के बेस पे देखा। लेकिन अब इनकी ऊपरी सतह कैसी है, एकदम चिकनी है या खुरदरी है, ये सब चीज़ें हम जो है सरफेस टेक्सचर में देखेंगे। तो जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, जो एग्रीगेट होना चाहिए, इसकी जो हम कह सकते हैं टेक्सचर है, ऊपरी जो सतह की बनावट है वो आपकी खुरदरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रंध भी होने चाहिए। ठीक है, रंध होने चाहिए, वाइट्स होने चाहिए, ज़्यादा मात्रा में नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत। ठीक है, खुरदरी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं रंध होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए, ये इसलिए होने चाहिए ताकि जब हम कंक्रीट में यूज़ करें इस एग्रीगेट को, जो खुरदरा है और उसमें थोड़े बहुत वाइट्स हैं, थोड़े बहुत रंध रहें, तो इससे होगा क्या कि जो सीमेंट पेस्ट है इन रंध्रों में भर जाएगा। समझ रहे हो, जैसे सपोज ये एग्रीगेट था आपका, एक एग्रीगेट ये है, इसकी सतह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खुरदरी है, इसकी भी खुरदरी है ऐसे, तो सीमेंट पेस्ट आके इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, और जब ये आपस में बाइंड करेंगे ऐसे चिपकेंगे तो बहुत अच्छे से इनकी इंटरलॉकिंग होगी, बहुत अच्छे से ये आपस में बंधे रहेंगे। ठीक है, अगर आपका एग्रीगेट खुरदरा है या फिर इसमें छोटे छोटे थोड़े बहुत वाइट्स हैं तो। लेकिन अगर यही मैं कह देता कि आपका जो एग्रीगेट है वो एकदम चिकना है, मतलब उसकी जो ऊपरी सतह सतह है ये वाली बिल्कुल चिकनी है, ठीक है, तो दो एग्रीगेट के पार्टिकल्स को जोड़ने में फिर आपका कह सकते हैं बहुत ही यहाँ पे टाइम लगेगा, मतलब वो जुड़ेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। ठीक है, इंटरलॉकिंग उनके बीच होगी ही नहीं इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसको प्रेफर करेंगे, ये वाला बेस्ट है। ओके, तो सतही गठन यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, तो आप लोग यहाँ पे लिख लोगे दोस्तों, क्या लिखोगे कि आपका जो एग्रीगेट है उसकी जो सरफेस स्ट्रक्चर है यानी कि जो सतही गठन है वो खुरदरी और रंध्र युक्त होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा एग्रीगेट खुरदरा या फिर रंध्र युक्त है तो उसके कणों के बीच जो इंटरलॉकिंग है, जो अंतर्गठन है, वो बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे हमारी कंक्रीट उच्च सामर्थ्य वाली तैयार होती है। ठीक है, तो ये सतही गठन में आप लिख लोगे। अब चौथा है आपका वाइट्स, चौथा आपका वाइट्स है। ठीक है, यानी जिसको हम रंध्र कह सकते हैं। ये क्या होता है, तो ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, वाइट्स क्या होता है यानी कि रंध्र क्या होता है। तो जो आपका दोस्तों एग्रीगेट होगा, क्या होगा, जो आपका एग्रीगेट होगा इसके कणों के बीच जो स्पेस होता है, मान लीजिए आपके एग्रीगेट ये हैं, समझ रहे हो, ये मान लो मैंने थोड़ा बहुत एग्रीगेट बना दिए इस तरीके से, ये एग्रीगेट हैं आपके पूरे के पूरे, तो इन कणों के बीच कुछ ना कुछ स्पेसिंग जरूर होगी। ठीक है ना, कुछ ना कुछ गैप जरूर होगा। तो उसी गैप को, उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं
वाइट्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी आपको सबको समझ में आ गया होगा कि वाइट्स क्या होता है, ठीक है, यानी कि रंध्र क्या होता है। और थोड़ा सा शायद वीडियो क्वालिटी लो हो चुकी है क्योंकि दोस्तों लाइट जा चुकी है, तो मोबाइल की टॉर्च से ही हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको और बेटर तरीके से ये देखने लगेगा, ठीक है। अब लाइट जा चुकी है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है, मेरे पास जो सोर्स अवेलेबल है मैं उसी से जो है वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल अभी, ओके। तो वैसे तो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, आपको और जो है बढ़िया तरीके से दिखने लगेगा। तो वाइट्स क्या होता है, जो एग्रीगेट होता है, उस एग्रीगेट के कणों के बीच जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है, थोड़ा बहुत स्थान होता है, उसको हम वाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाइट्स में आप लोग लिख लोगे, ठीक है, समझ रहे हो आप कि जो एग्रीगेट के बीच का जो वाइट्स है वो क्या होता है, ठीक है। एग्रीगेट के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है जिनमें एयर एयर भरी होती है, ठीक है, क्या भरी होती है, एयर। अगर ये पानी में डूबे हुए हैं तो उन्हीं वाइट्स में आपका वाटर फिल हो जाएगा, क्या फिल हो जाएगा, वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो। चलिए इतना आपका हो गया। अब अगर दोस्तों आपको ये कहीं ना कहीं कह दिया जाए कि इन वाइट्स का पता करिए, तो आप इन वाइट्स को कैसे निकालोगे। तो इन वाइट्स को पता करने के लिए एक टेस्ट भी किया जाता है, अभी बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा। इन वाइट्स को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्रीगेट है इसको हम पीस लेते हैं, महीन पीस करके किसी एक बर्तन में फिल कर लेंगे। मतलब हम समझ रहे हैं कि ये जो बर्तन है हमारा 1 लीटर का है, 1 लीटर इसमें हम कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं सपोज। तो हमने मान लीजिए इसको यहाँ तक पूरा फिल कर लिया, ठीक है। अब फिल कर लिया तो इसमें तो बीच में स्पेसिंग होगी, क्योंकि एग्रीगेट है तो उसमें कहीं ना कहीं स्पेस तो होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, जिसको हम वाइट्स कहते हैं। तो ये वाइट्स थोड़ा बहुत इसमें रहेंगे, भले ही हमने इसको कूट कूट के भरा है इसमें, ठीक है, ऊपर से इसमें कॉम्पैक्शन लगाया, हमने कॉम्पैक्शन किया इसका और इसको भर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर से वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे। अभी हमारा एग्रीगेट यहाँ तक भरा हुआ है। अब जब हम इसमें वाटर डालना शुरू करेंगे तो वाटर एंटर करता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, और फिर यहाँ तक ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कितना वाटर डाला, वही वाटर की मात्रा जो हमारी होगी वो हमारी वाइट्स कहलाएगी, क्या कहलाएगी, वाइट्स कहलाएगी। अब कैसे कहलाएगी, क्योंकि इस एग्रीगेट के बीच जितना स्पेस था उतना ही तो पानी बना, जितना स्पेस था इस एग्रीगेट के बीच में उतना ही पानी हमने फिल किया। तो सीधी सी बात है कि जो बीच की गैपिंग थी उसी गैपिंग में हमारा पानी भरा हुआ है, तो ये पानी वाइट्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन वाइट्स का हम लोग पता करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका फिनिश हुआ। अब आपका पांचवा आ जाता है दोस्तों। पांचवा आपका क्या दिया है, पांचवा आपका दिया है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके 2 टाइप्स भी होते हैं आपके, ठीक है, तो वो भी मुझे समझाने हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैं नेक्स्ट पेज में उसको समझा देता हूँ, ओके। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एग्रीगेट की, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व जो होता है एग्रीगेट यानी मिलावे का, वो क्या होता है, ठीक है। तो वैसे हम देखें दोस्तों तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी 2 तरीके की होती है, एक बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का हम शुष्क भार लेते हैं और उसका वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम 2 तरीके से लिया जाता है और उसी के बेस पे ये आपका बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। कैसे हो जाता है तो अभी बताएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट का शुष्क भार है और उसका आयतन है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 तरीके का है, पहला है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरा एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब इसको समझना कि ये क्या होता है, तो पहले मैं आपका जो पहला दिया है यानी कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी उसको समझाता हूँ, ठीक है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले ये समझना और फिर इसको फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको एक कहानी के थ्रू समझिए। आपको करना क्या है, जो एग्रीगेट है उस एग्रीगेट का अगर आप बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाहते हो तो आपको उस एग्रीगेट को ले लेना है, ठीक है। और उस एग्रीगेट में हो सकता है थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो, थोड़ी बहुत नमी हो, तो आपको करना क्या है, उस एग्रीगेट को ले जा करके जो ओवन होता है मतलब भट्टी होती है, ठीक है, उस भट्टी में उसको सुखा लेना है। क्या कर लेना है, सुखा लेना है। सुखाना इसलिए है ताकि उसके अंदर जो पानी है वो आपका एवोरेट होकर उड़ जाए, ठीक है, समझ रहे हो। जो आपका एग्रीगेट है उसको आप भट्टी में ले जा करके उसको शुष्क कर लोगे, मतलब उसके अंदर जो
मॉइस्चर अवेलेबल है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दोगे। ठीक है, तो आप जब उसको गर्म करोगे तो उसका पानी उड़ जाएगा। ठीक है, तो हम पानी उड़ने के बाद उस एग्रीगेट का वेट ले लेंगे, तो उस वेट को हम कहेंगे ड्राई वेट, मतलब शुष्क भार, सूखा हुआ भार, बिना पानी का भार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा शुष्क भार। ठीक है, किसका? मिलावे का। आप इसको अच्छे से लिख लेना, मिलावे का शुष्क भार, आप इसको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मॉइस्चर थी उसको हमने गायब कर दिया। ठीक है, और बटे में आयतन लेना है, तो आयतन कैसा लेते हैं ये समझिएगा। आयतन हम लेंगे उस मिलावे का जो है वाइट्स के सहित, मतलब जो एग्रीगेट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर एग्रीगेट है तो उसके अंदर छोटे छोटे वाइट्स भी होंगे जिनमें एयर होगी, समझ रहे हो। तो आपको जो नीचे वॉल्यूम लेना है वो वॉल्यूम जो लोगे वो उसके वाइट्स के सहित लोगे, मतलब जो रंध्र हैं एग्रीगेट के अंदर उनके सहित लेना है। कब? जब आप बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालोगे। एग्रीगेट को लिया, भट्टी में सुखा लिया, जो आपको वेट मिला वो ऊपर रख लिया, इसके बाद उसका वॉल्यूम भी लेना है, यानी कि एग्रीगेट का वॉल्यूम भी लेना है। वॉल्यूम क्या होता है? घेरा गया स्थान, समझ रहे हो। तो एग्रीगेट तो स्थान घेरेगा, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो वाइड्स हैं, जो छिद्र हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ स्थान कवर किए होंगे जिसमें एयर भरी हुई है, वायु भरी हुई है। तो उस वॉल्यूम को भी लेना है, यानी कि हम कह सकते हैं मिलावे का रंध्र सहित आयतन, मिलावे का रंध्र सहित आयतन, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, और इस आयतन को हम कहते हैं दोस्तों मिलावे का सकल आयतन, इसको सकल आयतन भी कहा जाता है। अगर मिलावे के आयतन में आप उनके वाइट्स का आयतन भी जोड़ते हो तो वो मिलावे का सकल आयतन कहलाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। तो यही होता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, मिलावे का शुष्क भार ले लेना है और बटे में मिलावे का आयतन लेना है, लेकिन उसके रंध्रों सहित, मतलब उसमें जो रंध्र हैं उसका भी आपको आयतन साथ ही साथ जोड़ना है, तो उसको हम कहेंगे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो दूसरा होता है आपका एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखिए, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें हम क्या करेंगे कि आपका शुष्क भार तो लेंगे, मिलावे का शुष्क भार लेंगे, मतलब वही प्रोसेस करनी है कि मिलावे को सुखाना है भट्टी में। ठीक है, तो मिलावे का शुष्क भार मिल जाएगा उसको तौल करके, और बटे में क्या करना है? अब जो आपको आयतन लेना है उसमें उसके एयर वाइट्स का आयतन कम कर देना है, मतलब कि जो आप आयतन लोगे उसमें मिलावे के एयर वाइट्स जो रहेंगे, जो वायु रंध्र हैं, उनको अलग कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा मिलावे का रंध्रों के बिना आयतन, मिलावे का रंध्रों के बिना आयतन। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हमें वाइट्स का पता करना है तो हम मिलावे को किसी एक फिक्स बर्तन में भरेंगे जो 1 लीटर का या फिर 2 लीटर का होगा। ठीक है, सपोज 2 लीटर का है तो हमने उसको 2 लीटर तक भर लिया, फिर उसमें हम पानी भरेंगे। ठीक है ना, तो जितना पानी उसमें जाएगा, ठीक है, वो पानी हमारा वाइट्स के बराबर होता था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है, तो उसी पानी को अगर हम इस टोटल वॉल्यूम से घटा देंगे तो जो बचा हुआ होगा वही तो रंध्रों के बिना आयतन होगा, समझ रहे हो। तो वो आपका मिलावे का रंध्र के बिना आयतन आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है वो आपकी होती है ASG की। ASG हमेशा ज़्यादा रहेगा BSG से, ये शॉर्ट फॉर्म है, हालांकि आपको अपने एग्जाम में ये लिख करके नहीं आना है ASG BSG। अब ये ज़्यादा क्यों होता है, ये कम क्यों होता है, तो आपको मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। आप देखेंगे BSG और ASG में दोनों में ऊपर दिया है मिलावे का शुष्क भार, यहाँ पे भी दिया है मिलावे का शुष्क भार, तो ऊपर कहीं ना कहीं वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, लेकिन नीचे की वैल्यू बदली है। क्यों? इसमें जो आयतन लिया है उसमें मिलावे का आयतन तो लिया है, लेकिन एयर वाइट्स भी शामिल है इसमें, मतलब नीचे की वैल्यू ज़्यादा है। और यहाँ देखेंगे तो केवल मिलावे का आयतन लिया है, इसमें रंध्र का आयतन नहीं लिया, मतलब ये वैल्यू नीचे की कम है। तो जब ऊपर की वैल्यू सेम है और आप नीचे देखोगे तो यहाँ वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो अगर ऊपर की वैल्यू सेम है, सपोज मैंने 2 वैल्यू ली 20-20, एक में मैं 10 से भाग दे रहा हूँ, एक में मैं 5 से भाग दे रहा हूँ, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी? ये वाली ज़्यादा होगी, मतलब ये वाली। समझ में आ गया होगा, ऊपर की वैल्यू दोनों सेम है,
जो नीचे वाली भाग दे रहे हैं उसमें से एक ज़्यादा है एक कम है, तो जो ज़्यादा है वो वैल्यू हमेशा कम रहेगी और जो कम है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो इसीलिए ASG ज़्यादा होगा, BSG कम होगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो इतनी चीज़ मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों जो आप एग्रीगेट यूज़ करोगे, जो मिलावा आप यूज करोगे, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, जो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए वो आपका 2.6 से 2.9 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो उसमें अगर एग्रीगेट का यूज कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होना चाहिए वो आपका 2.6 से 2.9 तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज मैंने आपको दोस्तों लगभग 4 से 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एग्रीगेट की वो आपको बताई। आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। ये तो छोटी छोटी सी थ्योरी थी। अब इनकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे तो यही लिख देना है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर पूछे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे मिलावे का शुष्क भार और उस मिलावे के आयतन का जो अनुपात होता है उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपसे पूछे बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है तो आप लिखोगे कि मिलावे का जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो मिलावे के शुष्क भार और मिलावे का रंध्र सहित आयतन का अनुपात होता है, जबकि एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलावे का शुष्क भार और मिलावे का रंध्र के बिना आयतन का अनुपात होता है। ठीक है, इतना लिख देना है, छोटी सी बात है। ठीक है, तो ये 4 से 5 जो आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं ये तो छोटी छोटी थी और सबको समझ में आ गई होगी। अब जो आगे बची हुई हैं वाटर एब्जॉर्प्शन, क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है, साउंडनेस टेस्ट, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। और ये टेस्ट हैं, अभी पढ़ लोगे तो इस सेमेस्टर में काम आएंगे। और इसके बाद जब आप आगे 4th सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने को, हाईवे। ठीक है, क्या मिलेगा, हाईवे, समझ रहे हो, यानी महामार्ग। तो वहाँ पे भी आपका ये सारे के सारे टेस्ट आपके काम आएंगे। ठीक है, जो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अभी से नोट में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो उसको हम क्या करेंगे अब आने वाले अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप इतना ही पढ़िए जितना आज पढ़ाया गया है, और आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें आगे के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में जल्दी बता दीजिएगा। पसंद आया तो लाइक कर लो, दोस्तों में शेयर नहीं करा तो कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।